आइए रेलगाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। जब आप रात दिन सफर कर रहे हों, आज इस शहर में, कल उस शहर में, तो बाज़ औक़ात आपको याद नहीं रहता कि आप किस शहर में हैं। खुसूसन रात गहरी नींद सोते हुए आँख खुल जाए तो यूँ लगता है कि आप छोटे से बच्चे हैं और किसी मेले में खो गए हैं। उस रोज़ मेरे साथ यही हुआ। मैं सो रहा था कि अचानक आँख खुली। मुर्ग के बांग देने से नहीं, बल्कि शेर के दहाड़ने से। यूं महसूस हुआ कि शेर की आवाज़ गूंजती हुई जमीन के नीचे नीचे आई और मेरे कमरे के फर्श से उबल पड़ी। मैं तो घबरा कर उठ बैठा, मगर दिमाग ने जागने में देर लगाई। वो हैरान था कि इन मुहज़्ज़ब बस्तियों में शेर का क्या काम। कुछ देर बाद एहसास हुआ कि ये सिब्बी है और मेरी क़यामगाह के पिछवाड़े रात मेला लगा हुआ था। ये उसकी सर्कस का शेर था जो सुबह उठकर या तो भूख की शिकायत कर रहा था, या कैद की, या शायद अपनी तन्हाई की। अभी कल रात मैं वहां मेले में घूम रहा था तो इतना शोर था कि खुदा की पनाह। हमने एक तोआम खाने में चारपाइयों पर बैठकर चाय पी। शोबा ज़रात के स्टॉल में तरह तरह की खजूरें चखीं। बाज इतनी मीठी कि अगर उनकी मिठास निकाली न जाए तो वो खाई न जाए, और बाज इतनी फीकी लेकिन इतनी लजीज कि ऊपर से मिठास डालनी पड़ती है। फिर हमने शोबा तालीम के स्टॉल में जदीद कंप्यूटर देखा, जिसके बटन दबाने से मालूम हो जाता था कि बलूचिस्तान के किस इलाके में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूलों की अपनी इमारतें हैं, यहाँ तक कि कितनी इमारतों की छतें नहीं हैं। उस कंप्यूटर से पहली बार पता चला कि बलूचिस्तान में लड़कियों की तालीम की दुनिया में इनकलाब आ रहा है और वालिदैन पहली बार बच्चियों को स्कूल भेजने लगे हैं। मैं सिब्बी के स्टेशन की तरफ चला तो रास्ते में वो सीधा और बहुत लंबा बाजार पड़ा, जिसके एक सिरे पर गोल चौराहा और बहुत दूर दूसरे सिरे पर थाने का लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा है। उसके बारे में मशहूर है कि जिन दिनों सिब्बी में क़यामत की गर्मी पड़ती है और आसमान से आग बरसती है, इस बाजार में इतना सन्नाटा होता है कि मकामी लोगों के बकौल गोल चौराहे से गोली दागी जाए तो सीधी जाकर थाने के दरवाजे में पेवस्त हो जाती है। राह में चिड़िया का बच्चा भी हायल नहीं होता। मगर अब लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है और शदीद गर्मी में भी ये बाजार ग्राहकों से भरा रहता है। उस रोज़ मैं सिब्बी के रेलवे स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफॉर्म मुसाफरों से भरा हुआ नहीं था। मैं ठहरा सदा का बेचैन गाड़ी आने से बहुत पहले स्टेशन पहुंच गया। मगर उसका फ़ायदा ये हुआ कि स्टेशन के अमले की मेज़बानी नसीब हुई। उन्होंने कदीम ज़माने से लगे हुए वो भारी भरकम आहनी आलात दिखाए, जिनसे आज तक पता चलता है कि कौन सी गाड़ी पिछले स्टेशन तक आ चुकी है, कौन सी ट्रेन अगले स्टेशन तक बखैर व आफियत पहुंच चुकी है, किस ड्राइवर ने कौन सा गोला फेंका है और आगे जाने वाले ड्राइवर को कौन सा नंबर देना है। नौजवान अमला बड़े इश्तियाक से ये सब कुछ मुझे दिखा रहा था और कह रहा था कि इन आलात और इस निज़ाम को अगर समझदारी से चलाया जाए तो रेलगाड़ियों की टक्कर हो ही नहीं सकती। मैंने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि रेलवे के सारे अमले को समझदारी दे। सिब्बी का स्टेशन सोया सोया सा लग रहा था। अचानक कोयटा एक्सप्रेस आ गई। सोया हुआ स्टेशन जाग उठा। सामने प्लेटफार्म पर चाय खाने थे, जिन्हें रेलवे की जबान में टी स्टॉल कहते हैं। लोग उनके सामने जमा होकर चाय पी रहे थे, कुछ तो बराह रास्त प्याली से और कुछ चाय को तश्तरी में उड़ेल के। मुसाफिरों से बातें होने लगीं। मैं उनसे पूछ रहा था कि रेलवे स्टेशनों की चाय आपको कैसी लगती है। एक पश्तो बोलने वाले मुसाफिर से मैंने एक मुतलजिम की मदद से पूछा, आपको ये चाय कैसी लगती है? पानी पानी ज्यादा पानी। एक और मुसाफिर से मैंने यही सवाल किया, रेलवे की चाय कैसी है? बिल्कुल थर्ड क्लास होती चाय। अच्छा, पीने का काबिल तो नहीं थे, मजबूर होकर दुनिया पीती है। और बात चाय से बढ़कर सोडे वाटर की बोतलों तक जा पहुंची। कहने लगे, यार जो गाड़ी में बेचते नकली बोतलें बेचते 8-8, 9-9 रुपए लगाते हैं। मुसाफिर जो गर्मी में पी जाते हैं।
میں مسافروں سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک صاحب اپنے ڈبے کی کھڑکی پر اپنا ہاتھ اور اس ہاتھ کے اوپر اپنی ٹھڈی ٹیکے ٹیپ ریکارڈر پر فلمی گانے سن رہے تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ان کا سارا دھیان گانوں میں لگا ہوا ہے۔ میں نے اپنا مائکروفون ان کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہیں یہ پوچھ لیا، آپ کہاں کا سفر، کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں جا رہا۔ اچھا، خفا ہو گئے کیا؟ اچھا، شکریہ۔ کوئٹے سے کلکتے تک اس پورے سفر میں صرف 2 آدمی ایسے ملے جنہوں نے میرے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ ایک کوئٹہ ایکسپریس کے اس غریب مسافر نے اور ایک لاہور ریجن کے بہت بڑے افسر نے۔ اس کا احوال میں آپ کو لاہور پہنچ کر ہی سناؤں گا۔ وہیں سبی کے اسٹیشن پر ایک اور مسافر سے میں نے پوچھا، ریل گاڑیاں تو بہت سست ہو گئی ہیں، یہ گاڑی 2 دن میں راولپنڈی پہنچے گی، آپ بس کو چھوڑ کر ریل میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ ریل کا سہولت والا سفر ہوتا ہے، اچھا سفر ہے یہ، بس کا تو ڈر بہت آتا ہے نا۔ گاڑی ٹھیک وقت پر چل رہی تھی، جو وقت ٹائم ٹیبل میں لکھا تھا یہ اسی وقت روانہ ہوئی۔ اس کا اگلا پڑاؤ ایک ایسا اسٹیشن تھا جس کا میں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا، بختیار آباد ڈوم کی۔ بھلا یہاں ٹرین کا اسٹاپ کیوں؟ مگر سنا ہے پورے ہندوستان پاکستان کا یہ دستور ہے کہ جو شخص ریلوے کا وزیر مقرر ہو جاتا ہے اس کے آبائی گاؤں یا قصبے کے اسٹیشن پر ہر گاڑی رکنے لگتی ہے۔ ہو نہ ہو بختیار آباد ڈومکی کا کوئی شخص کبھی ریلوے کا وزیر بنا ہوگا، وہ تو کہیں ادھر ادھر رل گیا مگر گاڑیاں آج تک وہاں ٹھہر رہی ہیں۔ خیر، اس کے بعد ٹرین چٹیل میدانوں میں دوڑتی گئی اور ڈیرہ مراد جمالی پہنچی، جس کا نام کبھی ڈیرہ ٹیمپل ہوا کرتا تھا۔ پھر ڈیرہ اللہ یار کا اسٹیشن آیا، اس کے بعد گاڑی بلوچستان سے نکلی اور سندھ میں داخل ہوئی۔ وہاں اپنے جیکب سائیں کا شہر جیکب آباد آ گیا، اس کی بات وہیں پہنچ کر کریں گے۔ پہلے راستے کے اس سفر کا احوال سنانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ اس روز راہ میں اپنے جو تاثرات میں نے ریکارڈ کیے تھے، اس وقت اپنا ٹیپ ریکارڈر چلا کر وہ آپ کو بھی سنواتا ہوں۔ سبی سے چلے تو چٹیل میدان آ گئے، صرف میدان، کوئی تہذیب کا آثار تک نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے ٹیلی فون کے تار اور سڑکیں آئیں اور پھر کچھ ٹرک چلتے ہوئے نظر آئے، کچھ ٹوٹے ہوئے ٹرک جن کے پہیے نکال لیے گئے تھے، جن پہ لدا ہوا مال اتار دیا گیا تھا، اور کہیں کوئی ذرا سی بستی نظر آتی تھی تو ایک چھوٹا سا اسٹیشن بھی نظر آتا تھا، لیکن گاڑی اس پر نہیں رکی۔ بالآخر ایک اسٹیشن پہ رکی، لوگ اترے، پلیٹ فارم پہ چادریں بچھائیں، نماز پڑھی، لوگوں نے بچوں کو پیشاب کرایا۔ سامنے ایک ٹوائلٹ تھا جسے جائے ضرورت مردانہ جائے ضرورت زنانہ لکھا ہوا تھا۔ کتنے ہی لوگ پیشاب کرنے گئے مگر اس جائے ضرورت کے اندر کوئی نہیں گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرین پہ چلنے والے انجینئر بتاتے ہیں کہ اس میں جنریٹر جو ہر ڈبے میں لگا ہوا ہے اس کی بیلٹس نہیں ہیں، اس کے بغیر چل رہا ہے، کرنٹ کم ہے، روشنیاں کم ہیں، پانی کم ہے، بریکس جو ہیں وہ منشیات کے عادی اس کے بلاکس چرا لیتے ہیں اور بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، کاسٹ آئرن کے کام آتا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں اور شدید ہیں۔ ہاں، تو چلتے چلتے جیکب آباد آ گیا، جان جیکب کا شہر۔ علاقے کے قبائل یہاں لوٹ مار کیا کرتے تھے کہ جنرل جان جیکب وہاں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ سن 1847 کی بات ہے۔ اس وقت جیکب آباد کا نام خان گڑھ تھا۔ جیکب صاحب نے وہاں قبائلیوں کو کام سے لگا دیا، کوئی کنویں کھودنے لگا، کسی نے درخت لگائے، کچھ لوگ سڑکیں بنانے اور نہریں کھودنے میں مصروف ہو گئے، کچھ لوگ مکان تعمیر کرنے لگے، اکثر کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے علاقے میں خوشحالی آ گئی اور قتل و غارت گری چلی گئی۔ جیکب صاحب لاجواب فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ کمال کے انجینئر، معمار اور موجد تھے۔ انہوں نے جدید طرز کی بندوق ایجاد کی اور ایک ایسی گھڑی بنائی جو نہ صرف وقت بلکہ دن، مہینہ اور چاند کی کیفیت بھی بتاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جیکب آباد کے ڈپٹی کمشنر کے گھر میں لگی ہوئی یہ گھڑی آج تک چل رہی ہے۔ وہی گھر جس کا نقشہ خود جان جیکب نے بنایا تھا
और उसकी छत में 400 मोखले भी बनाए थे ताकि गर्मी से तंग आने वाले कबूतर वहां पनाह ले सकें। जैकबाबाद के बारे में तो हर एक जानता है कि बरसगीर का सबसे गर्म इलाका है। आखिर 36 साला जॉन जैकब उसी गर्मी की लपेट में आ गए। एक रोज वो खेतों में काम कर रहे थे कि उन पर गर्मी का असर हुआ। 5 दिसंबर 1858 को वो चल बसे। अगले रोज उनका जनाजा उठा, जिसमें कहते हैं कि शहर के 10,000 बाशिंदे शरीक थे। अजब बात यह है कि सिपास और तशक्कुर के इस एहसास में शहर के बाशिंदे आज भी शरीक हैं। कहते हैं कि कई बार जैकबाबाद का पुराना नाम खानगढ़ बहाल करने की कोशिश की गई, मगर शहर वाले आमादा न हुए। लोग उनकी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, चिराग जलाते हैं, और मार्कटली की रेलवे की फिल्म में हमने देखा कि कब्र के गिर्द धागा लपेटकर और उस धागे की लच्छी बनाकर बीमारों के गले में डाली जा रही थी, और लोगों का अकीदा था कि इससे बीमार का हाल अच्छा हो जाता है। लेकिन क्या अब उस इलाके में ठग लौट आए हैं? क्या चालबाजों का उस तरफ आना जाना हो गया है? लीजिए उसका किस्सा भी सुनिए। गाड़ी का जैकबाबाद के स्टेशन पर लगना था कि रौनक का समंदर उमड़ पड़ा। पूरा प्लेटफार्म मुसाफिरों, कुलियों और सौदे वालों से भरा हुआ था, और उन सबसे बेनियाज एक साहब हाथ में माइक्रोफोन थामे जोर खिताबत का मुजाहरा कर रहे थे। उनकी तकरीर जारी थी, और मैं चूंकि रेल का मुसाफिर था, मेरी सारी की सारी तवज्जो उनकी तरफ चली गई। कैसी कमाल की तकरीर थी वो। लीजिए उसका एक हिस्सा आप भी सुनिए। हाज़िर जमात जरा तवज्जो फरमाए। गाड़ी में सफर करने वाले हजरात, गाड़ी में कोई यारी दोस्ती नहीं बनाना। वो किस लिए कि गाड़ियों में बनारस के ठग भी चलते हैं। बनारस के ठगों का लिबास तुमसे ऊपर होगा। वो आपको क्या कहेंगे, भाईजान आप कहां रहते हैं? तो आप ये कहेंगे जी मैं फैसलाबाद रहना। ओहो, फैसलाबाद से साडी फलानी फैक्ट्री साडी है। चाहे उसकी दुकान भी नहीं हो गई तो भी वो फैक्ट्री का मालिक बन के आपके पास बैठेगा। फिर आपको क्या कहेगा? अफसोस तो ये है कि सफर में मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। वो आपकी ऐसी खिदमत करेगा कि आपको नशे की गोलियां देके तुम्हारा सामान उठा के ले जाएगा। फिर आप कहेंगे हम तो लूटे गए भाई, हमारी तो चोरी होगी। आप अपने पैसों से चीज लेके खाएं, यारी दोस्ती में मुफ्त चीज लेके ना खाएं। अल्लाह आमीन तुम्हारा सफर सही सलामत है अता फरमाए। आमीन और सुन आमीन। मैंने भी बुजुर्गवार की आमीन में अपनी आमीन मिलाई और एक मुसाफिर से, करीब खड़े हुए मुसाफिर से पूछा कि आप रेलगाड़ी में सफर करते रहे होंगे, कभी खुदा न करे आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ये दूसरा सफर है रावलपिंडी से कोयटा तक, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा जैकबाबाद तक का सफर मुकम्मल हुआ। अगली मंजिल शिकारपुर और सक्खल से भी आगे रोहड़ी थी। मगर ठहरिए, मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि जैकबाबाद के प्लेटफॉर्म पर वो साहब तकरीर क्यों कर रहे थे। तो यूं करते हैं, मैं अब आगे चलता हूं। लीजिए आप उस तकरीर का सबब सुनते जाइए। अगर अल्लाह के दिए हुए माल में से है तो मस्जिद के लिए 6 पंखे लेने भाई। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, अल्लाह का लाठी बेआवाज है। न जाने इंसान अल्लाह की पकड़ में किस वक्त आ जाए।